आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं आपको केवल और केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। आप केवल एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और सुन लीजिए, और उसके बाद ना तो आपको कुछ पढ़ना है और ना ही कुछ याद करना है, सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगा और आप लोग हर एक चीज को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही सुंदर सुंदर कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हमें 2 उद्देश्य लिखना है कि क्या क्या इसका 2 उद्देश्य है। यहां पर मैंने 3 उद्देश्य लिख दिया है। ठीक है, आपको जो भी लिखना है आप लोग परीक्षा में मात्र 2 ही तो लिखिएगा। देखिए, पहला उद्देश्य इसका क्या है कि जीवन स्तर में वृद्धि करना। इसका माने क्या हो गया कि अभी हम लोग जिस प्रकार से जी रहे हैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना, थोड़ा सा डेवलप करना, माने जीवन स्तर में वृद्धि करेंगे, ये बात हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया कि वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, मतलब वस्तुओं का जो उत्पादन होगा, वस्तुओं का जो व्यापार होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग प्रसार करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कराएंगे। ठीक है, बात क्लियर। थर्ड नंबर पॉइंट हमने लिखा है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। जो पर्यावरण है हमारा, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और पर्यावरण का हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो ये हो गया इसका उद्देश्य। यहां पर मैंने 3 लिख दिया है, मात्र आपको 2 ही लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या है सर और किस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देख लीजिए कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। देखिए, एक मशीन है, मशीन का नाम है स्पिनिंग जेनी। अभी स्पिनिंग जेनी मशीन क्या है, तो एक्चुअल में ये सूत कताई मशीन है, यानी जो सूता काटने का एक मशीन है। इसका जो आविष्कार है जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। अब जो ब्रिटेन की जो महिला है ना, इस मशीन का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, अभी मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज हर एक चीज को समझाऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर स्पिनिंग जेनी के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि स्पिनिंग जेनी एक सूत कताई मशीन है। इसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। चलिए आगे चलिए। अब देखिए, जो ब्रिटेन की जो महिला है इस मशीन का विरोध क्यों कर रहे थे, इस चीज को मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर जैसे कि मैंने लिख दिया कि ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले निम्नलिखित कारणों से किए। देखिए, पहला बात क्या है, यह मशीन एक ही समय में अनेक मजदूरों का काम कर लेती थी। जैसे जाहिर सी बात है, मशीन फटाफट हर एक काम को करेगा। और ये जो स्पिनिंग जेनी जो मशीन था, ये बहुत सारे मजदूरों का, बहुत सारे मतलब जो लोग थे वहां पर जो काम करते थे फैक्ट्री में, बहुत सारे मजदूरों का जो काम था वह मशीन बहुत ही स्पीडली कर लेते थे और बहुत ही कम समय में कर लेते थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1-2 आदमी ही इस मशीन को आसानी से चला लेते थे, जिससे बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हो गए। देखिए, मशीन को चलाने के लिए ज्यादा आदमी भी नहीं लगता है। ऐसे तो फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी काम करते हैं बिना मशीन के, लेकिन जब मशीन वहां पर आ गया ना, तो उस मशीन को चलाने के लिए मात्र 1-2 आदमी काफी था। जब 1-2 आदमी काफी था तो जाहिर सी बात, जो कोई मालिक जो रहेगा कंपनी का, वो ज्यादा आदमी तो रखेगा नहीं, इसलिए हर एक आदमी को वहां से निकाल दिया। जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, जो कि यहाँ पर साफ साफ मैंने लिख दिया है। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं जो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, जिसका आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया है कि स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन की महिलाओं पर पड़ी। जिस उद्योगों में महिलाएं काम कर रही थी, स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद उनका काम छूट गया और वे बेरोजगार हो गए। देखिए, जो ब्रिटेन की जो महिलाएं थी वे बहुत सारे उद्योगों में, बहुत सारे फैक्ट्रियों में सूत कताई का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां पर स्पिनिंग जेनी मशीन आ गया, उन लोगों का काम छूट गया और वे लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है
इस मशीन को एक दो आदमी ही आसानी से चला सकता था और बहुत सारे धागा बना लेता था, इसलिए उद्योगपतियों ने सारी महिलाओं और मजदूरों को एक एक करके निकालने लगा। मतलब देखिए सर, यहाँ पर ये जो मशीन है इसको एक दो आदमी चला लेते थे और बहुत ही अधिक मात्रा में मतलब सूत भी काट लेते थे। जिससे क्या करने लगे, जो मालिक थे ना उस कंपनी के, उस उद्योग के, उस फैक्ट्री के, उन्होंने क्या किया, एक एक करके महिलाओं को और मजदूरों को अपने फैक्ट्री से, अपने उद्योग से निकालना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या है कि इसी कारण से ब्रिटेन की महिलाओं और मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी, यहाँ पर थोड़ा सा सही से लिख दीजिएगा, ठीक है, स्पिनिंग जेनी है, ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन है, इसको थोड़ा सा आप लोग सही ढंग से लिख दीजिएगा कि स्पिनिंग जेनी मशीन, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, स्पिनिंग जेनी, ठीक है। स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, जिसमें उनके परिवार वालों ने भी उनका सहयोग किया। तो ब्रिटेन की जो महिलाएं हैं उन लोगों ने क्या किया, स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए, उनका विरोध किया और इस विरोध में उनका जो परिवार वाला था उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए खाली क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए ना, आपका हर एक चीज याद हो जाएगा, बिल्कुल भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। मतलब वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है हमें बताना, ये कुछ नहीं है, यहां से स्टार्ट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण का सीधा सीधी मतलब होता है, जैसे कि यहां पर मान के चलिए कोई एक देश है, यहां पर मान के चलिए कोई एक देश है, ये जो देश रहेगा ये दूसरे देश में जाकर व्यापार करेगा और ये जो दूसरा देश रहेगा ये इस देश में आकर व्यापार करेगा, तो इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। एक्चुअली में बोला जाए तो अगर हम लोग भारत का एग्जांपल ले लें तो जो भारत होगा वो बाहर के किसी देश में जाकर व्यापार करेगा और जो बाहर के जो देश होंगे वे भारत में आकर जो व्यापार करेंगे, इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा देश है, देश का जो अर्थव्यवस्था होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि वैश्वीकरण का अर्थ जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात बाहर की कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर सके और भारत की कंपनियां बाहर जाकर व्यापार कर सके, ये जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को बोला जाता है वैश्वीकरण। बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से यहां पर मैंने लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक दल यानी कि जो पॉलिटिकल जो पार्टी होता है इसका माने क्या होता है। देखिए सर बात बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा राजनीतिक दल होता है वह क्या करता है, वह चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद क्या करता है, वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है या फिर सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। चलो देखिए बात ये रहा ना कि जो भी हमारा राजनीतिक जैसे कि पार्टी है, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सब कोई क्या करता है, चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद क्या करता है, उसको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि राजनीतिक दल का अर्थ, यहाँ पर आपको डैश देना है, डैश दे दीजिएगा। फिर क्या है कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहता है या फिर सत्ता में भागीदारी करना चाहता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना मैंने, यहाँ पर क्या लिखा देख लीजिए कि सत्ता प्राप्त, यहाँ पर देखिए सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है, मतलब उसको सत्ता चाहिए, ठीक है, सत्ता चाहिए उसको, बस सही बात है, उनको पावर चाहिए। फिर आगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि राजनीतिक दल एक बहुत बड़ा संगठन है। राजनीतिक दल जो होता है ये एक बहुत बड़ा संगठन होता है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ होता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, यह बहुत आगे तक की सोचते हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं आपको जितना बताऊंगा आपको उतना ही जाकर परीक्षा में लिखना है। यहाँ पर मैं आपको जो जो बता रहा हूं उनमें से अगर आप लोग कुछ भी लिख देंगे ना परीक्षा में, जैसे मैं मान के चलिए अगर मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूं, 4 में से अगर आप लोग 2 लिख देते हैं तब भी आपका काम बनेगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको अधिक से अधिक बता रहा हूं ताकि आपका किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आगे देखिए हमारा जो अगला पॉइंट है क्या है कि राजनीतिक दल सरकार गठन होने के पहले और बाद दोनों स्थिति में अपना कार्य करते हैं। जो हमारा राजनीतिक दल होता है यह सरकार गठन होने से पहले भी काम करता है और सरकार गठन होने के बाद भी काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है, मैंने इसका जो मेन उद्देश्य इसको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, बस यही इसका फंडा है। यहाँ पर राजनीतिक दल के मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया इत्यादि, क्या है राजनीतिक दल के उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। 2 लिखने बोला है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अधिक से अधिक बताने वाला हूं क्योंकि मेरा फंडा ही होता है कि आप लोगों को अधिक से अधिक बताया जाए। तो देखिए सर यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसका आप लोग आंसर किस प्रकार से देंगे, कैसे देंगे, हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खाद्य फसल का जो एग्जाम्पल ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, ठीक है। तो चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है।
और चावल उगाने के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न प्रकार से है, क्या क्या है देखिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि चावल एक खरीफ फसल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल की खेती के लिए अधिकतम वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। चावल की खेती के लिए जो तापमान है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, नोट करिएगा। और चावल की खेती के लिए जमीन समतल होना चाहिए। फटाफट नोट करिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। देखिए लोकतंत्र क्या है, एक उत्तरदायी शासन है। उत्तरदायी इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने लिखा। देखिए पहला क्या है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था है। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी, जैसे कि अभी मान के चलिए हम लोगों का पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो जैसे कि चुनाव हुआ था, हम लोगों ने ही तो उन्हें जिताया है, हम लोगों ने वोट दिया, उनको जिताया हम लोगों ने। तो यहाँ पर लोकतंत्र में यही होता है कि जो भी मतलब यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व होता है वो क्या होता है, जनता का होता है। जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है। बात समझ में आया। और चीज मैंने लिखा कि लोकतंत्र जनता का ही होगा, जनता द्वारा यानी कि जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता के लिए यानी कि जनता के लिए काम करेगा, शासन व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब लोकतंत्र क्या काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, हर एक चीज बता सकते हैं जनता को, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेवारी सरकार पर होती है। इसमें माने जनता का कल्याण जो होगा, जनता का जो विकास होगा, ये जो होगा किसके ऊपर माने ये डिपेंड करता है, तो सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर आगे क्या दिया गया कि लोकतंत्र में सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है जिससे लोगों को ठेस पहुंचे। यहां पर लोकतंत्र में सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकता है जिससे लोगों को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहां पर क्या दिया गया। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर मैंने लिख दिया है। क्या है यहां पर कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं, माने दोनों के बीच का रिलेशन किस प्रकार से मतलब बना के रखते हैं। देखिए बात बहुत सिंपल है। यहाँ पर जिसके पास अधिक पैसा रहता है, बैंक क्या करता है, उसका जो पैसा होगा वह जमा के रूप में ले लेता है, जमा के रूप में ले लेता है। और जिस व्यक्ति के पास लेता है उसको भी थोड़ा बहुत सूद देता है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जिनको पैसा चाहिए उसको क्या करेगा, लोन के रूप में पैसा दे देगा, लोन के रूप में पैसा दे देगा। और उनसे क्या करेगा, बैंक वाला सूद लेगा। देखिए सर, जो यहाँ पर जो कर्जा लेगा उससे तो सूद लेगा, और जो जमा देगा उसको सूद देगा। और इस प्रकार से बैंक क्या करता है, मध्यस्थता बैठाता है। और इस चीज लिख दिया कि वैसे लोग जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा हो, बैंक उन लोगों का पैसा जमा के रूप में लेते हैं। उस जमा राशि का कुछ भाग बैंक अपने पास रख लेता है, तब बाकी पैसा जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में दे देता है, मतलब देता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।